Assalamu alaikum. I'm Dr. Afaq Naeem, and in this lecture, I will discuss about mood disorders. Mood disorders are also called affective disorders. ठीक है, तो ये जो वर्ड affective का वर्ड है, ये भी जब जब यूज़ होगा तो ये मूड डिसऑर्डर के लिए ही यूज़ हो रहा होगा. ठीक है, सो साइकेट्री में affective मीन्स मूड. तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं. वन इज़ यूनिपोलर डिप्रेशन. डिप्रेशन का वर्ड हम बहुत कॉमनली सुनते हैं अपनी सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है. तो डिप्रेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स. ठीक है, अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और कब आप इसको लेबल करेंगे डिप्रेशन. तो बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ अबाउट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कब आप पेशेंट को डिप्रेशन लेबल करेंगे, किस तरह से आप हिस्ट्री लेंगे, किस तरह से आप डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे, डिफरेंशियल्स को रूल आउट करवाएंगे, एग्जामिनेशन और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपने किस तरह से मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, किस तरह से पेशेंट को फॉलोअप करवाना है और किस तरह से पेशेंट को कितनी ड्यूरेशन के लिए मैनेजमेंट देनी है और क्या क्या ड्रग ऑप्शंस हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हैं, इस लेक्चर में हम सारा बात करेंगे. जो अगला हमारे पास मूड डिसऑर्डर होता है दैट इज़ बायपोलर. ठीक है, बायपोलर डिसऑर्डर. अब मूड की जब बात आती है तो मूड में हमारे पास बेसिकली दो तरह के मूड्स हैं. वन इज़ एलिवेटेड मूड एंड अदर इज़ लो मूड या फिर डिप्रेसिव मूड. ठीक है, तो यूनिपोलर डिप्रेशन का तो मतलब था कि लो मूड के बेसिकली आपके पास एक या एक से ज़्यादा एपिसोड्स जो कि क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का. बायपोलर डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड प्लस एलिवेटेड मूड कि कभी पेशेंट को लो मूड हो रहा है और कभी एलिवेटेड मूड हो रहा है. और जिस तरह हम लो मूड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड्स का, इसी तरह एलिवेटेड मूड के लिए वर्ड यूज़ होता है मेनिया का. सो लो मूड प्लस कभी लो मूड या डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है और कभी मेनिया या एलिवेटेड मूड का एपिसोड आ रहा है तो इट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर. और अगर सिर्फ लो मूड का एपिसोड आ रहा है और एक या एक से ज़्यादा एपिसोड है, लो मूड ऐसे कि वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का, तो देन वी विल कॉल इट यूनिपोलर डिप्रेशन. ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर में बेसिकली हमारे पास दो डिसऑर्डर हैं. वन इज़ यूनिपोलर डिप्रेशन. यूनिपोलर डिप्रेशन का मतलब है वन और मोर एपिसोड्स ऑफ लो मूड. बाइपोलर का मतलब है कि एपिसोड्स ऑफ एलिवेटेड मूड या फिर जिसको हमने कहा था मेनिया इंटरसेप्रेट विद एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन या फिर लो मूड. तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि मूड डिसऑर्डर्स आर आल्सो कॉल्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर. मूड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एलिवेटेड मूड है और एक लो मूड है. एलिवेटेड मूड इज़ आल्सो कॉल्ड मेनिया एंड लो मूड इज़ आल्सो कॉल्ड डिप्रेसिव एपिसोड. ठीक है, तो अगर तो सिर्फ लो मूड के एपिसोड आ रहे हैं तो दैट इज़ यूनिपोलर डिप्रेशन. और अगर कभी लो मूड आ रहा है और कभी साथ एलिवेटेड मूड आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बायपोलर डिसऑर्डर. बाय मतलब टू, पोलर मतलब फेजेस. ठीक है, कभी लो मूड और कभी मेनिया. तो इस लेक्चर में बेसिकली हम यूनिपोलर डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे कि लो मूड के क्या सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को कब आप लेबल करते हो एज अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. एसोसिएटेड चीज़ें क्या हैं जो कि लो मूड के साथ प्रेजेंट करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ लो मूड के लो मूड के साथ आपके पास कौन से सिम्टम्स आते हैं. तो ऑब्वियसली ये जो सिम्टम्स हैं यही आप अपनी हिस्ट्री में एक्सप्लोर करते हैं और आप देखते हैं कि आया कि सिम्टम्स इतने हैं कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो. तो सबसे पहले लो मूड के सिम्टम्स के हैं. तो इसके लिए जो निमोनिक्स आपने बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर टिप्स पे रखने हैं. इसका जो निमोनिक है दैट इज़ सिग ई कैप्स. ठीक है, ये वर्ड आपने ना बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है. तो सिग ई कैप, अब ये सारे आपने ना पेशेंट से पूछने हैं. एस स्टैंड्स फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस. ठीक है, यूजुअली पेशेंट विल बी हैविंग डिक्रीज स्लीप, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि ही मे बी हैविंग इंक्रीज स्लीप. ठीक है, यूजुअली नींद नहीं आ रही होगी. दूसरी बात ये कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट. आई से क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. किसी चीज़ में मरीज़ का इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा. जी से है गिल्ट.
गिल्ट का मतलब कि उसको कोई ना कोई रिग्रेट होगा, हर वक्त उसको लगेगा कि मैं वर्थलेस हूँ और अपने आप को जो है ना वो लो फील करेगा। ई से है डिक्रीज एनर्जी। डिक्रीज एनर्जी के साथ डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव या फिर डिक्रीज लिबिडो भी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे जो है एलिवेटेड मूड में। एलिवेटेड मूड में पेशेंट गिल्ट की वजह ग्रैंडियोस में होता है, उसे लगता है मैं बड़ी चीज़ हूँ। उसमें इंक्रीज एनर्जी और इंक्रीज सेक्सुअल बिहेवियर होता है। इसमें डिक्रीज सेक्सुअल अर्ज और डिक्रीज एनर्जी होगी। फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन। ठीक है, सी फॉर कंसंट्रेशन। जो ए है, ए के लिए वर्ड यूज़ होता है एनहीडोनिया। ठीक है, एनहीडोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और लो मूड। एनहीडोनिया का मतलब है कि पेशेंट को खुशी खुशी महसूस नहीं होती। ठीक है, पी से है साइकोमोटर रिटार्डेशन। ठीक है, साइको का मतलब मेंटल एक्टिविटी, मोटर का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, जो डिक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। और एस से है सुइसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, सुइसाइडल आइडिएशन या थॉट आना उसको कि मैं सुसाइड कर लेता। तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेसिकली लो मूड के। आप दोबारा निमोनिक को गौर से देख लें। सिग ई कैप्स। सिग फॉर डिक्रीज स्लीप, एल फॉर लॉस, आई फॉर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जी फॉर गिल्ट। तो आपने ये सारे क्वेश्चन मरीज से पूछने हैं। अगर आपको लो मूड में लग रहा है तो आपने कहना है कि आपको नींद आ जाती है रात को। ऐसे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होता हो, किसी चीज़ में खुशी महसूस ना होती हो, किसी चीज़ का दुख गम तो नहीं है, छोटी छोटी सी रोना तो नहीं आ जाता, काम करने का दिल करता है हर वक्त, थकावट सी तो नहीं महसूस होती। ठीक है, काम में जो है आप कंसंट्रेट कर सकते हैं और ऐसे तो नहीं दिल करता कि मैं अपनी जान ले लूँ। तो ये सारे सिम्टम्स आपने पूछने हैं सिग ई कैप्स। ये निमोनिक कभी से आप रट लें क्योंकि बार बार ये आपको यूज़ होगा। एस फॉर डिक्रीज स्लीप और इंक्रीज स्लीप, एल फॉर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जी फॉर गिल्ट, ई फॉर डिक्रीज एनर्जी, सी फॉर डिक्रीज कंसंट्रेशन, ए फॉर एनहीडोनिया, एस पी फॉर साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड एस फॉर सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें जो ए है इट इज़ ऑल्सो फॉर डिक्रीज एपिटाइट, तो बिल्कुल भूख ना लगना। तो इनको बेसिकली कई दफ़ा हम कैटेगराइज इसमें भी कर देते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स एंड आगे जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो फिज़िकल में आ जाता है कि रात नींद ना आना, फिर सुबह खाना ना लगना, एनर्जी कम फील होना। ठीक है, डिक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। और जो साइकोलॉजिकल है उसमें होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, गिल्ट सा महसूस हो रहा है। ठीक है, खुशी खुशी महसूस नहीं हो रही, सुसाइड का दिल कर रहा है, तो उससे की कैप। अब ये जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम सारा बताया है, अगर इसमें से एनहीडोनिया हो, एनहीडोनिया का मतलब खुशी खुशी नहीं लग रही, और साथ इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा अलामतें हों, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इसमें से 5 या 5 से ज़्यादा अलामतें हों और खुशी खुशी नहीं लग रही, एंड दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, तो देन वी लेबल इट एज अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्राइटेरिया भी पढ़ा दिया गया है कि इनमें से सीगी कैप आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स याद कर लें। अगर ये वाले साइन सिम्टम्स में 5 या 5 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं फॉर मोर देन 2 वीक्स और खुशी खुशी नहीं लगती, तो दैट इज़ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, स्लीप जो मैं बता चुका है, एस फॉर स्लीप है, आई फॉर इंटरेस्ट है, जी फॉर गिल्ट है, ई फॉर एनर्जी है, एस फॉर कंसंट्रेशन है, ए फॉर एपिटाइट और एनहीडोनिया भी है। ठीक है, खुशी और साइकोमोटर रिटार्डेशन, यूजुअली रिटार्डेशन होती है, सुइसाइडल आइडिएशन। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लो मूड। और इसमें अगर से 5 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं फॉर मोर देन 2 वीक्स और खुशी खुशी नहीं लगती, तो दैट इज़, सो इस तरह इस उस पेशेंट को आप लेबल करेंगे एज अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। नाउ द सिम्टम्स ऑफ एलिवेटेड मूड। एलिवेटेड मूड या फिर मेनिया के क्या सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए भी आपने निमोनिक याद कर लेना है। उसके लिए लो मूड के लिए था सिग ई कैप्स, एलिवेटेड मूड के लिए निमोनिक है डिग फास्ट। ठीक है, डिग फास्ट। अब इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये जो साइन सिम्टम्स हैं अब ये एलिवेटेड मूड का बताएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी से है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। बहुत इजीली जो ये वाले पेशेंट है ना ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई से आपका इंसोम्निया, बहुत ज़्यादा क्योंकि मेंटल ओवर एक्टिविटी होती है तो इनको नींद नहीं आती। डिप्रेशन में गिल्ट था, यहाँ पे ग्रैंडियोस, उनको लगता है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है, मैं सुपीरियर हूँ। एफ से है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये कि अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो कभी ये किसी एक आइडिया पे बात कर रहे होंगे, कभी अपना चाइल्डहुड बता रहे होंगे, कभी अपने जो है कभी किसी कमर्शियल पे बात करने लग जाएंगे, कभी स्पोर्ट्स पे बात करने लग जाएंगे। तो रेसिंग थॉट्स या फ्लाइट ऑफ आइडिया, कभी कोई बात कर रहे हैं कभी कोई बात कर रहे हैं। ए से है ओवर एक्टिविटी, ठीक है, ओवर एक्टिविटी। और एस से है सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी, सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी। टी से टॉकटेटिवनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, हाई सेक्सुअल बिहेवियर होगा, रेकलेस अपनी चीज़ों को, रेकलेस स्पेंडिंग होगी, एक्टिविटी इंक्रीज्ड होगी। फ्लाइट ऑफ आइडिया ने लगता होगा कि मैं बड़ी चीज़ों रात नींद नहीं आ रही है, बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो ये वाला स्पेक्ट्रम है डिग फास्ट, रात नींद नहीं आ रही, लगता है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, आप उनसे बात करें तो कभी कोई बात करें कभी कोई बात करें, इंक्रीज एक्टिविटी है, बोलते जा रहे हैं, सेक्सुअल हाइपर एक्टिवनेस। तो ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम है दैट इज़ ऑफ एलिवेटेड मूड। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात कर रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये दोनों सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स ऑफ एलिवेटेड मूड भी होगा और सिम्टम्स ऑफ लो मूड भी होगा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का मैं अभी आपको पहले भी इसका बता चुका हूँ कि इसका जो मेनली हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, देयर इज़ यूजुअली वन और मोर एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ। मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स आपके वही थे विच आर सिग ई कैप्स, ठीक है। एस से था स्लीप डिस्टर्बेंस, आई से था लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जी से गिल्ट था, ई से डिक्रीज एनर्जी से पुअर कंसंट्रेशन थी, डिक्रीज एपीटाइट और एनहीडोनिया था, साइकोमोटर रिटार्डेशन, सुसाइडल आइडिएशन। तो ये बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तब कैटेगराइज करेंगे जब एक से ज़्यादा मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं। और आप उसको इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही था कि इनमें से 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हों और खुशी खुशी ना लगती हो फॉर मोर देन 2 वीक्स, देन वी विल लेबल इट एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। बहुत ही प्रिवेलेंट डिसऑर्डर है, 5% पॉपुलेशन को है, मतलब हर 100 में से 5 लोगों को है। और जिनको क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनमें इवन 10 to 20% पेशेंट्स आर हैविंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। सुसाइड की टेंडेंसी 2 to 9% है, मतलब अगर 100 मरीज हैं तो उसमें से 2 से 9 लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये भी यूजुअली आपको 20s 30s लाइक अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इस एज ग्रुप में मिलता है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। पैथोफिजियोलॉजी, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें हम यही बात करते हैं कि एक तो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि बच्चों में भी रिस्क होता है। दूसरी बात, जस्ट लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, जस्ट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, अगर एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हों और स्ट्रेसर्स हों तो ये भी प्रीडिस्पोज और ट्रिगर्स करते हैं। फिर हमने बात की थी कि इन सब में न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन होती है। तो जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की थी डोपामीन की हाइपो एक्टिविटी होती है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो हमारी बॉडी में मोनोमाइंस हैं, मोनोमाइंस में हमारे पास आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, आपके पास मेनली सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इनकी डिक्रीज एक्टिविटी हुई होती है, ठीक है, डिक्रीज मोनोमाइन एक्टिविटी। यही वजह कि जब आप मोनोमाइंस को इंक्रीज करने वाली ड्रग्स देते हैं लाइक SSRI सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो कि इन मोनोमाइंस को आप ऐसे ही ड्रग्स देते हैं जो इन मोनोमाइंस की आया के रीअपटेक ना होने दें ताकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा या इनकी डिग्रेडेशन ना होने दे, जिससे मोनोमाइंस इंक्रीज कर जैसे सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बेसिकली यू गेट डिक्रीज मोनोअमाइंस एक्टिविटी इन ब्रेन। सो वही बात की, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, 5% इन जनरल पॉपुलेशन, सुसाइडल टेंडेंसी 2 to 9% है।
एज वही है मिड-20s, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इमोशनल डेप्रीवेशन इन लाइफ, स्ट्रेस ट्रिगर्स डिप्रेसिव एपिसोड, हाइपो फंक्शनिंग या डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्लूडिंग 5-HT का मतलब है सीरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तो आगे दे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एनहीडोनिया, खुशी खुशी ना लगना, प्लस ग्रेटर 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स ऑफ सीगी कैप फॉर मोर देन 2 वीक्स। और सीगी कैप में बार बार आपको बता रहा हूँ कि एस से था स्लीप डिस्टर्बेंस, आई से था लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जी से गिल्ट, ई से डिक्रीज एनर्जी एंड सेक्सुअल ड्राइव, सी से डिक्रीज कंसंट्रेशन, ए से डिक्रीज एपिटाइट एंड एनहीडोनिया, पी से साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड एस से सुसाइडल आइडिएशन। ठीक है, सो अब आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आ चुके हैं कि लो मूड और एलिवेटेड मूड के सिम्टम्स के, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या, कौन से बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, किस एज ग्रुप में पाया जाता है और कितनी इसकी प्रेवेलेंस और कितना सुसाइड का रिस्क होता है। हम बात करें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कौन से कॉजेज़ हैं या डिजीज़ हैं जो कि आपको इन्हीं सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनको अपने रूल आउट करना है बिफोर लेबलिंग इट एज अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। So differential diagnosis of major depressive episode, just like other psychiatric disorder, first of all तो हमने organic causes लाजमी रूल आउट करने होते हैं। ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स या ऑर्गेनिक कॉजेज इन केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ऐसी डिजीज़ है विच इज़ लीडिंग टू विच इज़ एसोसिएटेड और लीडिंग टू दीज साइंस एंड सिम्टम्स, या फिर कोई ऐसी ड्रग ले रहा है, इसका मतलब कोई कॉज एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो मूड। ठीक है, तो इसमें कुछ ड्रग्स बहुत ज़्यादा क्लासिकल होती हैं, तो उन ड्रग्स की हिस्ट्री आपने बहुत लाजमी लेनी है विच आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, जिसमें आपके स्टीरॉयड्स आते हैं। बहुत से मैनी पेशेंट्स आर इन स्टीरॉयड्स। पुराने ज़माने में इंटरफिरोन्स बहुत यूज़ होते थे फॉर हेपेटाइटिस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यू नो, दे आर वाइडली यूज्ड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंटरफिरोन्स, स्टीरॉयड्स, इनकी आपने हिस्ट्री लाजमी लेनी है। फिर जो इलीगल ड्रग्स हैं, ठीक है, इलीगल ड्रग्स हैं दैट कैन लीड टू मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इलीगल ड्रग्स का भी आपने लाजमी, जिनकी एडिक्शन और डिपेंडेंस होती है, लाजमी पूछना है। तो ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स को लाजमी रूल आउट करना है। फिर कुछ डिजीज़ हैं विच आर एसोसिएटेड विद डिप्रेस्ड मूड। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हम बार बार साइकेट्री में बात करते हैं कि थायराइड और ख़ास तौर पे स्टीरॉइड्स, ठीक है, कुशिंग, एडिसन और हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर। तो जब भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात होती है तो थायराइड और आपका कुशिंग लाजमी डिस्कस में आता है। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स तो यूजली आप अक्सर थायराइड और जो है कोर्टिसोल लेवल्स भी करवा लेते हैं। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर, पैराथायराइड हार्मोन का भी डिसफंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कैन लीड टू दिस ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो मेलिग्नेंसीज हैं, ऑब्वियसली मेलिग्नेंसीज कैन कार्सिनोमाज आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, लो मूड। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इनके साथ डिप्रेशन एसोसिएटेड हो सकते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जिसमें हम आपके पास स्ट्रोक, ऑब्वियसली स्ट्रोक में पेशेंट डिसेबिलिटी, इट लीड्स टू डिसेबिलिटी, बॉडी के पार्ट्स काम करना, फॉलेज का शिकार होता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो अदर्स पे। ब्रेन ट्यूमर्स और फिर डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी, और मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सारे दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लो मूड। ठीक है, तो ड्रग्स की इसकी आपने लेनी है कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट, कोई जोड़ों के लिए स्टीरॉयड्स, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कोई नशा का इस्तेमाल तो नहीं करते। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में ख़ासतौर पे थायराइड डिसऑर्डर्स और एड्रीनल डिसऑर्डर्स के साइन सिम्टम्स पूछते हैं। मेलिग्नेंसीज का पूछते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स हैं विच कैन बी एसोसिएटेड विद लो मूड। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इनके बारे में लाजमी पूछते हैं। ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन विच अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन और एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया स्टीरॉयड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंटरफेरोन्स, मेलिग्नेंसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स।
फिर कुछ आपके पास जो बाकी एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से रेलिवेंट हैं लेकिन उसका क्राइटेरिया मीट नहीं करती, उसमें होता है एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी अलग से। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि आपका एकदम सडन चेंज इन एनवायरनमेंट है आपका। फॉर एग्जांपल हो सकता है फाइनेंस जॉब चेंज हुई है, किसी फीमेल की शादी हो गई है, ब्रेकअप है, फाइनेंशियल लॉस है। तो इस तरह का जो स्ट्रेसर है, जो चेंज इन एनवायरनमेंट विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, तो स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद हो सकता है कि पेशेंट विल मे बी हैविंग लो मूड एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल इवेंट एंड देन विच रिक्वायर्स एडमेंट्स के बाद डिप्रेसिव सिम्टम्स। लेकिन इसमें ये होगा कि ये जो आपका हमने कहा था कि क्राइटेरिया था कि 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स ऑफ सिग ई कैप विद एनहीडोनिया फॉर मोर देन 2 वीक्स, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा। सो स्ट्रेसफुल इवेंट है जिसके बाद डिप्रेसिव मूड के सिम्टम्स हैं लेकिन मेजर डिप्रेसिव का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो यूजुअली क्या होता है कि इस केस में पेशेंट विद इन 6 मंथ्स इम्प्रूव कर जाता है और ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेसफुल इवेंट की हिस्ट्री होती है, उसके बाद सिम्टम्स होते हैं जो कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होते और विद इन 6 मंथ्स पेशेंट गेट्स बेटर। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर स्ट्रेसर्स का भी आपने लाजमी पूछना है। फिर देर इज़ नॉर्मल बिरीवमेंट। ठीक है, बिरीवमेंट होता है कि आपने किसी प्यारे को खो दिया है, तो उसमें भी ऑब्वियसली पेशेंट विल बी हैविंग लो मूड। तो इसमें पहले एक आपके पास जो है इसमें भी पेशेंट कैन बी हैविंग लो मूड और इवन उसको हेलुसिनेशंस भी आ सकती हैं कि जो बंदा मतलब उसका जो लव्ड वन फोर्थ हुआ है उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसके विजन्स आ रहे हैं। लेकिन अगेन जो इसमें भी होगा तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा और बट इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो किसी लव्ड वन के लॉस का, स्ट्रेसफुल इवेंट का लाजमी आपने पूछना है। और इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास बचता है डेट इज़ डिसथाइमिया। डिसथाइमिया में क्या होगा, क्रॉनिक बड़े लंबे अरसे से चलता आ रहा है, पेशेंट को याद भी नहीं कि वो कब से डिप्रेस, वो कहता मैं उसको ये कि लास्ट टाइम वो कब खुश था। क्रॉनिक लो ग्रेड, लो ग्रेड का मतलब है कि लो मूड के सिम्टम्स हैं लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। जो क्राइटेरिया ये था कि 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स ऑफ सीगी कैप्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो क्रॉनिक लो ग्रेड डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, डिसथाइमिया। तो ये 3 डिसऑर्डर्स और हैं जो कि कैन प्रेजेंट लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर सिम्टम्स प्रेजेंट विद इन 3 months ऑफ स्ट्रेसर or resemble major depressive episode but does not meet criteria and resolves within 6 months. Dysthymia क्या, chronic low grade depression without other symptoms to count as major depressive depression. Patient often feel depressed for as long as he can remember. और नॉर्मल bereavement क्या है कि आफ्टर लॉस ऑफ लव्ड वन क्या होगा, ग्रीफ होगा और हो सकता है हिलूसिनेशंस आ रही हों ऑफ डिसीज। जो फोर्थ हुआ उसकी आवाज़ें यहाँ वियंस नज़र आ रहे हो, तो ये अगेन इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। तो अगर आप देखें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यही था कि मूड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस इंड्यूस, जो कि मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर में फॉल करते हैं कि आपको पार्किंसन, हाइपोथायराइडिज्म, ट्यूमर्स वगैरह में पेशेंट कैन बी हैविंग मेजर डिप्रेशन। सब्सटेंस इंड्यूस्ड जो कि हम जिक्र कर चुके हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस मूड, नॉर्मल बेरीवमेंट एंड डिसथाइमिया। तब हम बात करेंगे कि कौन सी कुछ सर्टेन टाइप्स हैं विच कैन बी एसोसिएटेड विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो नाउ आई विल डिस्कस सर्टेन टाइप्स या वेरिएंट्स विच कैन बी एसोसिएटेड विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें तो ये कि एक है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो विद मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स विद साइकोसिस। साइकोसिस हमने स्किज़ोफ्रेनिया में बात की थी, अनरियलिस्टिक थॉट्स, बिलीव्स, अनरियलिस्टिक परसेप्शंस जिनको हम डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस कहते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शंस, तो वही लेबल इट साइकोसिस। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस का मतलब है कि डिप्रेशन के साथ साथ अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शंस भी हैं। तो फॉर एग्जांपल जो
मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के पेशेंट्स होते हैं उनको इस तरह के थॉट्स आते हैं, उनको उनका फर्म बिलीफ होता है कि मैं वर्थलेस हूँ, और उनको इस तरह की आवाज़ें, अनरियलिस्टिक आवाज़ें सुनाई दे रही हों कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। ठीक है, तो लो मूड के साथ अगर उसी तरह के फॉल्स अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शंस हैं तो दैट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस। इसमें एक और चीज़ भी होती है, दो जो का था स्किड्जो अफेक्टिव डिसऑर्डर, दैट इज़ डिफरेंट। स्किड्जो अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट को जो डिसऑर्डर है, अफेक्टिव वर्ड हमने कहा था मूड के लिए, और स्किड्जो हमने बात की थी कि स्किड्जोफ्रेनिया से। इस ये वाले पेशेंट्स हैं, इनको जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस है उसमें तो डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड उस तरह की डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को मूड के साथ साथ साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, लाइक जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो मूड के अलावा भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देन इट इज़ स्किड्जो इफेक्टिव। तो स्किड्जो इफेक्टिव डिसऑर्डर आप तब उसको लेबल करते हो जब आपके पास एविडेंस हो कि मूड के साथ भी डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस आई थी, और ऐसा टाइम भी था कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस थी विदाउट मूड एपिसोड। ठीक है, कि मूड ठीक था, लो मूड या मेनिया के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन आवाज़ें सुनाई दे रही थी और विजन्स भी आ रहे थे। तो स्किड्जो अफेक्टिव, इसका मतलब कि दोनों डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मूड के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स और मूड के बगैर भी साइकोटिक सिम्टम्स का एविडेंस हो तो स्किड्जो अफेक्टिव। अगर सिर्फ मूड के साथ ही साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं तो देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस। तो एक तो इसका टाइप ये है। सेकंड एक हमारे पास होता है पोस्ट पार्टम। चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री आपने लाजमी लेनी है। अगर रिसेंट चाइल्ड बर्थ के बाद डिप्रेशन के सारे ये फीचर्स हों तो दैट इज़ पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। तो इसमें इवन बेबी को भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो क्योंकि मदर उसकी अच्छे तरीके से केयर नहीं कर सकती। तो एक वेरिएंट है आपके पास पोस्ट पार्टम। फिर एक है ए टिपिकल डिप्रेशन। हमने कहा था कि नॉर्मली डिप्रेशन में क्या होता है कि भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। ए टिपिकल डिप्रेशन में क्या है कि भूख ज़्यादा लग रही है, नींद भी आती जा रही है, और इसमें एक और फीचर होता है दैट इज़ ए टिपिकल फीचर के साथ रिजेक्शन सेंसिटिविटी, कि अगर लाइफ में रिजेक्शन फेस करनी पड़े तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सदमा ले लेता है। फिर एक है हमारे पास सीजनल, जो हम बात नहीं करते कि दिसंबर बड़ा सैड है और दिस एंड दैट। तो सीजनल डिप्रेशन भी होता है कि ख़ास सीज़न में, मेनली विंटर्स में पेशेंट जो है वो लो फील करे, लेकिन ये बड़ा लाइट सा डिप्रेशन होता है और ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर्टेन टाइप में वी हैव मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोसिस, के साइकोसिस के साथ डिप्रेशन का एपिसोड आ रहा है, इसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस भी हैं। पोस्टमार्टम चाइल्ड बर्थ के बाद डिप्रेशन आ रहा है। ए टिपिकल जिसमें ज़्यादा नींद आ रही है, उल्टा ज़्यादा भूख लग रही है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी और सीजनल डिप्रेशन। साइकोटिक फीचर्स जनरली मूड कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन हेलुसिनेशंस, और यही कि साइकोसिस सिर्फ डिप्रेशन के साथ होगा, जबकि डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्किड्सोफेक्टिव। स्किड्सोफेक्टिव में हमने कहा था कि डिप्रेसिव एपिसोड के अलावा भी साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहेंगे। पोस्टपार्टम इट अगर्स विद इन 1 month। पोस्टपार्टम हैज़ 10% इंसिडेंस एंड हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस। ए टिपिकल हमने बात की कैरेक्टराइज बाय वेट गेन, हाइपरसोमनिया, रिजेक्शन सेंसिटिविटी। और सीजनल हमने बात की कि डिप्रेसिव एपिसोड्स अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन, मोस्ट कॉमनली विंटर्स, रिस्पॉन्ड्स वेल टू लाइट थेरेपी विद और विदाउट एंटी डिप्रेसेंट। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग मैनेजमेंट। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी हिस्ट्री बड़ी प्रोफाउंड होनी चाहिए। यू हैव टू check whether the diagnostic criteria of the major depressive disorder is fulfilled or not। पहले बात तो ये कि सिर्फ डिप्रेस्ड मूड है के साथ एलिवेटेड मूड भी है। अगर तो डिप्रेस्ड मूड है और साथ एलिवेटेड मूड भी, फिर तो बायपोलर डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिपोलर और बायपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यूनिपोलर है, लो मूड है, तो जो नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इन हिस्ट्री, तो आपने सारे फीचर्स पूछने हैं सिग ई कैप्स के। ठीक है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने बार बार बताए पूछने, और देखना है कि वेदर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज़ फुलफिल्ड, कि आया कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पेशेंट का फुलफिल हो रहा है कि नहीं। विच वास के सिग ई कैप्स में से 5 या 5 से ज़्यादा फीचर्स फॉर मोर देन 2 weeks। ठीक है, और साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ और पेशेंट को खुशी खुशी महसूस करना। जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, आपको पता चल गया कि दिस इज़ अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स,
तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ रूल आउट डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल्स में हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई इलीगल ड्रग्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई इंटरफेरोन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टेरॉइड्स तो नहीं यूज़ कर रहा। फिर हमने जो डिसऑर्डर्स बात की थी मैलिग्नेंसीज की, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई डिमेंशिया तो नहीं है, कि मूवमेंट डिसऑर्डर तो नहीं है, तो सीवीए कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं था। फिर उसके बाद जो हमने बात की थी कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, तो रीसेंट स्ट्रेसफुल इवेंट्स का आपने पूछना है, लॉस का पूछना है नॉर्मल बेरीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्थाइमिया के लिए पूछना है कि कब से हो रहा था और आया कि क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब डिफरेंशियल्स भी रूल आउट कर ले, फिर हमने एंड पे बात की थी कि सर्टेन टाइप्स, तो उन टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पूछना है, जिसमें था कि साइकोसिस के साथ साइकोटिक सिम्टम्स तो नहीं साथ आ रहे, रीसेंट चाइल्ड बर्थ तो नहीं हुई फॉर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ठीक है, रीसेंट चाइल्ड बर्थ का पूछेंगे, एटिपिकल सिम्टम्स पूछेंगे कि आपको रिजेक्शन सेंसिटिविटी, उल्टा नींद ज़्यादा आती हो, भूख ज़्यादा लगती है और सीजनल के हर दफ़ा तो नहीं हो जाता। तो ये जब आप डिटेल में पूछेंगे तो आपका डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाएगा, डिफरेंशियल्स भी रूल आउट होंगे, कोई स्पेसिफिक टाइप है वो भी आइडेंटिफाई होगी। और सुसाइडल असेसमेंट आपने लाजमी करनी होती है लाइक अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ताकि अगर सुसाइड का रिस्क है तो पेशेंट को आप जो है उसके अकॉर्डिंग काउंसल और एड्रेस कर सकें। सो एवेलुएशन, डिटेल्ड हिस्ट्री के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो वही लो मूड एनहीडोनिया प्लस सिगी कैप्स और साथ ड्यूरेशन, रूल आउट डिफरेंशियल्स, रूल आउट ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, स्ट्रेसफुल इवेंट्स और स्पेसिफिक टाइप, और उसके बाद आपने सुसाइडल रिस्क असेसमेंट। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जस्ट लाइक अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हमने कहा था कि हम डिफरेंट मेंटल फंक्शंस को असेस करते हैं। वी चेक कोग्निशन एंड कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट कितना ओरिएंटेड एंड टाइम पर्सन एंड प्लेस, कितना अलर्ट है, आया कि वो चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, उसका एग्जेक्टिव फंक्शन कैसा है। फिर उसके बाद हमने कहा था मूड असेस करते होते हैं, मूड आपने असेस कर दिया, साइकोसिस, अनरियलिस्टिक बिलीव्स और परसेप्शंस का पूछ लिया, और थॉट्स आपने उसके असेस कर लिए कि क्या सोचते हो, ठीक है, एंग्जाइटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने सारा असेस। इन्वेस्टिगेशन किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में रिक्वायर्ड नहीं होती, मोस्टली यूजली क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक डिसऑर्डर लग रहा हो, तो जिस तरह मैंने स्किज़ोफ्रेनिया में कहा था कि एक CBC ESR, जो कि आपको क्रोनिक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का बता देगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनके ऊपर नीचे होने से भी ये साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। फिर हार्मोन्स में मैंने कहा था कोर्टिसोल और थायराइड, और ब्रेन में मैंने कहा था EEG, क्योंकि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में भी इस तरह की फाइंडिंग्स आ जाती हैं साइकेट्रिक, और न्यूरो इमेजिंग, जिसमें कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह हुए तो वो नज़र आ जाएंगे। सो एग्जामिनेशन में वी हैव मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसमें आपने कोग्निशन, मूड, एबनॉर्मल बिलीफ, परसेप्शन, थॉट्स पूछने, और इन्वेस्टिगेशन नहीं रिक्वायर्ड होती कि करनी है तो ये वाली करनी है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन और कब कब देने हैं, नाउ वी विल डिस्कस इट। आफ्टर टेकिंग thorough history in which we will be confirming if the diagnostic criteria is fulfilled, ruling out differentials, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट को प्रॉपर तरीके से एक्सेस करके, सुसाइडल रिस्क असेसमेंट करके, लैब्स की यूजली ज़रूरत है, हमने मैनेजमेंट करनी है। तो जस्ट लाइक अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, हमारी जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली 2-3 हेडिंग्स के अंदर होगी, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो वही है कि आपने जस्ट लाइक अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बड़ी डिटेल में पेशेंट को, वैसे पहले तो पेशेंट और फैमिली की एजुकेशन और काउंसलिंग करनी है, ठीक है। आपने बड़े एज अ डॉक्टर आपकी ये एथिकल ड्यूटी है कि आप बड़ी पढ़ी लिखी लैंग्वेज में बताएं कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, उसमें खुशी के भी होते हैं, गमी के भी होते हैं। तो कई दफ़ा गमी के केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसमें यह कि हम मेडिसिन देंगे तो उससे केमिकल्स ठीक हो जाएंगे, तो वो जो है आप पेशेंट ना फिर खुद ब खुद नॉर्मल अपनी फंक्शनिंग पे आ सकते हैं। फिर आपने उनको नेचर ऑफ ट्रीटमेंट और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये ट्रीटमेंट लंबा है, दवाइयाँ काम करने में टाइम लेती हैं, आपने दवाइयाँ बीच में छोड़नी नहीं है,
लंबा ट्रीटमेंट होता है, वरना रिलैप्सेस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी डिटेल में बतानी है। पेशेंट को फॉलोअप विजिट्स का बताना है कि आपने बार बार कब दिखाना है, और एंड पे आपने कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इट इनेबल्स वन टू सेल्फ हेल्प। ठीक है, कि ये पेशेंट को सिखाएगा कि आपने किस तरह अपने जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से चैलेंज करना है, और किस तरह से अपनी मदद आपके तहत उन थॉट्स को फेस करना है। दैट इज़ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो पेशेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग्स होती हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह से देते हैं, और इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो साइकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ फॉर स्वेयर रिफ्रैक्टिव, कि जब डिप्रेशन को किसी भी तरह से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट, कन्वल्सिव का मतलब कि झटका। तो आप बेसिकली करंट के ज़रिए जो एक सीज़र या कन्वर्जन इंड्यूस करते हैं इंसान की बॉडी में, तो ये रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन में आगे हम इसकी बात करेंगे कि क्या होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कब करते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो कहती है कि साइको और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दोनों अगर आप करते तो ज़्यादा जो है ना उसका बेहतर रिस्पॉन्स है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आपको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में चाहिए होती है, लेकिन यूजली पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी चाहिए ही होती है। तो डिफरेंट ड्रग्स हैं, तो उनकी अब चॉइस आपकी ने किस तरह से करनी है। साइकोथेरेपी का मैं बता चुका हूँ, काउंसलिंग करनी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है। अब जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है, जब आपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सारा कर लिया, मेडिसिन स्टार्ट करी, दैट इज़ SSRI। SSRI का मतलब है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जिस तरह कि हमने शुरू में बात की थी कि डिप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके मोनोअमाइंस जो हैं, मोनोअमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन आ रही है, वो कम काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारी साइनैप्स होती है। साइनैप्स क्या जगह है जहाँ पे साइनैप्स ये है कि जब एक न्यूरॉन है फिर दूसरा न्यूरॉन है, तो जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पे साइनैप्स होती है। अब होता क्या है कि जो एक न्यूरॉन है वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर में ही सेरोटोनिन आते हैं और नोरेपिनेफ्रिन आती हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर आगे दूसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है। तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये प्री साइनेप्टिक है कि साइनेप्टिक से पहले वाला नर्व टर्मिनल है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है जहाँ पे उसने एक्ट करना है, और बीच में है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। तो SSRI ड्रग्स क्या करेंगी, जो सेरोटोनिन रिलीज़ हुई है उसका रीअपटेक नहीं होने देंगी। नॉर्मली क्या होता है कि सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ है, अब इसने जाके एक्ट करना है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन करना है। जब रीअपटेक नहीं होगा, वरना रीअपटेक से क्या होता है कि ये वापस अंदर चले जाते हैं तो इसका फंक्शन लॉस हो जाता है। तो SSRI ड्रग्स क्या करती हैं, दे ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन। तो जब सेरोटोनिन रीअपटेक नहीं होगा, साइनैप्स में रहेगा, तो वो काम ज़्यादा करेगा, क्योंकि रीअपटेक अगर हो जाएगा तो फिर तो दोबारा नर्व टर्मिनल में चले जाएगा और काम नहीं कर सकेगा। तो SSRI ब्लॉक्स रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इन प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। ठीक है, कि जो साइनैप्स में रिलीज़ हुआ है सेरोटोनिन वो दोबारा प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में नहीं आएगा, बल्कि के साइनैप्स में ही रहेगा और अपना काम उसका फिर प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो जो हाइपो फंक्शनिंग हो रही थी वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं, आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं, इसमें हमारे पास सिटेलोप्रेम, एसिटेलोप्रेम, फ्लुओजिटीन, पारोजिटीन, ये सारी यूज़ होती हैं, सर्ट्रालीन। ठीक है, तो ये 4-5 कैटेगरीज बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। आगे मैंने ब्रांड और डोजेस भी बताई हुई हैं जो कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शंस लिखनी है उनको आनी चाहिए। तो यूजेस क्या होते हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट हैं वो बेसिकली हम एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ये कि दे ब्लॉक रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम द साइनैप्स। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो हैं सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, फेलियर टू अचीव इरेक्शन इन मेल्स, ऑर्गेज़म नहीं आ रहा होता। तो ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स खासतौर पे यंग एडल्ट्स में
जो है जो कि मैरिटल लाइफ में कल को आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ये लाजमी पता होना चाहिए कि ऑर्गेज़म नहीं आ रहा होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। फिर दूसरे हैं जीआईटी के साइड इफ़ेक्ट्स, नोज़िया, डायरिया, ठीक है। तो जीआईटी डिस्ट्रेस हो जाता है, ये दूसरी कैटेगरी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है। जो तीसरी कैटेगरी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है वो है इंक्रीज एक्टिविटी और इंसोम्निया। तो यही वजह है कि ये जो ऐसे सारे ड्रग्स हैं ये हम मॉर्निंग में देते हैं और वंस डेली देते हैं, ठीक है। रात को इसलिए नहीं देते कि नींद को ख़राब कर। सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स, जीआईटी के साइड इफ़ेक्ट्स और इंक्रीज एक्टिविटी और इंसोम्निया, ये मेन है। फिर एक हमारे पास आता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। वो क्या होता है? हमने बात की कि जो एसएसआर आई हैं वो सीरोटोनिन का रीअपटेक नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से जो सीरोटोनिन है वो सिनैप्स पे रह रहा है। अगर हम एसएसआर के अलावा कोई बाकी ड्रग्स भी दे रहे हैं जो कि इसका रीअपटेक नहीं होने देती, तो बहुत ज़्यादा फिर सीरोटोनिन इधर हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो भी सीरोटोनिन का रीअपटेक नहीं होने देते। तो जब उस ये भी नहीं उसका रीअपटेक रोक रहे हैं, एसएसआर भी रोक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरोटोनिन हो जाएगी। इस तरह मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करते हैं? ये एंजाइम्स हैं मोनोमाइंस को जो इनहिबिट करते हैं। तो जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेजिस आप जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स, तो सीरोटोनिन की डिग्रेडेशन नहीं हो रही, सीरोटोनिन इससे भी ज़्यादा हो रहा है। ट्राईसाइक्लिक दे रहे हैं तो वो भी रीअपटेक नहीं होने दे रही। तो अगर इस तरह की 3 में से 2 के कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आप यूज़ करते हैं तो सीरोटोनिन की बॉडी में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड लीड्स टू सीरोटोनिन सिंड्रोम। तो ये ड्रग्स कभी भी आपने कम्बिनेशन में नहीं देनी होती। रिकमेंडेड है कि अगर आप, क्योंकि एसएसआरआई फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, रिलेटिवली सेफेस्ट हैं, तो अगर एसएसआरआई से आपने शिफ्ट करना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पे, तो गाइडलाइंस कहती हैं कम से कम 2 हफ्ते तक आपने गैप डालना है, 2 हफ्ते का गैप डालना है। तो एसएसआरआई आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, दे ब्लॉक रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन। These drugs include citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline. Used in anxiety, depression can lead to sexual side effects, GIT distress, hyperactive insomnia, and serotonin syndrome. अब सीरोटोनिन सिंड्रोम में होगा क्या? जब सीरोटोनिन ज़्यादा होगी तो रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। जब हाइपर रिफ्लेक्सिया रिजिडिटी से इवेंचुअली क्या होगा? पेशेंट डिलीरियम में उसका जो मेंटल लेवल है वो डिटीरियोरेट करना शुरू हो जाएगा और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, ठीक है। तो ये फीचर है सीरोटोनिन सिंड्रोम के, रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, डिलीरियम और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। इसमें से जो ड्रग है पारोजिटीन, पारोजिटीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में पारोजिटीन ही देनी क्योंकि इट लीड्स टू कार्डियक डिफेक्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन लेटर इन द प्रेगनेंसी। सो पारोजिटीन आपने अवॉइड करनी है इन प्रेगनेंसी। जो थर्ड है कि जब एकदम से आप विड्रॉ कर देंगे, पहले एसएसआरआई ले रहा था और एकदम विड्रॉ कर दिया, तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस हो सकती है। तो ये सारे एसएसआरआई सेलेक्टिव सर्टेन रीअपटेक प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्योंकि लेस साइड इफेक्ट्स हैं देन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फ्लोजिटीन, सर्ट्रालिन, पारोजिटीन, सिटेलोप्रेम, एसिटेलोप्रेम। साइड इफ़ेक्ट्स मैं बता चुका हूँ, सेक्सुअल हैं, जीआईटी डिस्ट्रेस है, इंसोमनिया है, डायरिया है। सीरोटोनिन सिंड्रोम का मैं बता चुका हूँ कि नकर इफ़ यूज्ड विद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एलिसिटेड ड्रग्स, इसमें कोकेन वगैरह आती है। पारोजिटीन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैन कॉज कार्डियक डिफेक्ट्स एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स और रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया होगा। वही वंस डेली देना है, मॉर्निंग में देना है। अब इनमें से कोई भी एक ब्रांड आप याद कर लें अगर आप सिंपल जीपी और एचओ हैं। एसिटेलोप्रेम सिटान्यू के नाम से आती है, सिटेलोप्रेम सिटेलोप्रेम के नाम से ही आती है, और सर्ट्रालिन सर्ट के नाम से आती है। डोजेज मैंने लिख दी हैं। यूजली आप लो डोज से स्टार्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट सिटानो 10 मिलीग्राम से स्टार्ट कराएंगे और बाद में अगर नहीं रिस्पॉन्स करता तो 20 पे भी ले जाते हैं। टैबलेट सिटेलोप्रेम है, सर्ट्रालिन है, ठीक है। तो ये सर्ट्रालिन सर्ट के नाम से आती है। तो ये है, दिस इज़ अबाउट एसएसआरआई, विच आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर डिप्रेशन। बाकी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारे पास कौन? तो नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दे आर नो लॉन्गर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं? ये दोनों ही मोनोमाइंस की रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं।
Like they will inhibit the reuptake of serotonin and they will also inhibit the reuptake of noradrenaline or norepinephrine. तो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर जो कि अलग क्लास है, इसके बाद हम बात करेंगे, दे ब्लॉक अपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरेड्रिनलिन, दोनों का ही जो है इनका रीअपटेक नहीं होगा, तो ये साइनैप्स में रहेंगे और इनकी जो अंडर एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली दे आर मोर पोटेंट क्योंकि दोनों मोनोमाइंस को इनहिबिट कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं दे इंक्लूड्स इमीप्रामीन, क्लोमीप्रामीन, ये सारी आप फार्माकोलॉजी में स्टडी करके आए हैं, लेकिन अब शायद भूल रही हूँ। ठीक है, इमीप्रामीन, क्लोमीप्रामीन, ये वाली सारी जो हैं ये आपकी जो हैं ड्रग्स वो इसमें आती हैं। यूजेस, ये ना सिर्फ आपके डिप्रेशन और एंजाइटी में यूज़ होते हैं बल्कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन माइग्रेन, न्यूरोपैथिक पेन्स, ठीक है, उनमें भी आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे प्रेजेंट विद अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। इनकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बेसिकली जो उसमें हमारे पास होते हैं, एक इनके होते हैं हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करते हैं। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हार्मोन था, तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आपके बॉडी की सेक्रीशंस कराते हैं, तो ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, क्योंकि अब सेक्रीशंस नहीं हो रही, गट और यूरिन का जो है यूरिनरी सिस्टम की मोटिलिटी कराता है। तो जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक होगा तो कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ आइज़ और ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, तो एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं। फिर इनके होते हैं एंटी हिस्टामीन इफ़ेक्ट्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है वेट गेन, सिडेशन, ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी इनके साथ होते हैं, वेट गेन, सिडेशन। फिर एंटी एड्रीनर्जिक इफ़ेक्ट है, आपको पता है जो एड्रीनर्जिक है, जो आपका सिंपथेटिक सिस्टम है, ये बेसिकली वस्कुलर टोन को मेंटेन करता है। जो वस्कुलर टोन मेंटेन ही रहती तो जब इंसान खड़ा होता है तो सारा खून टांगों में चले जाता है, लेकिन क्योंकि अब टोन मेंटेन नहीं है तो वेसल्स कंस्ट्रक्ट करके खून दोबारा हार्ट की तरफ नहीं पहुंचा सकती, इसलिए पेशेंट में बी हैविंग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामीन, एंटी एड्रीनर्जिक इफेक्ट्स इनके साथ आते हैं। फिर इनके साथ लीथल सीज आते हैं जिन्हें हम कहते हैं 3 सीज, कोमा, कन्वल्जन्स एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ये 3 सीज हैं। कार्डियोटॉक्सिसिटी में इट दे प्रोलॉन्ग्ड QRS इंटरवल और एरिदमियास कराते हैं, ठीक है, QRS को प्रोलॉन्ग करके एरिदमियास कराते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर भी करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी टॉक्सिक और SSRIs आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। उसके बाद वही बात कि दे कैन ऑल्सो कोज सीरोटोनिन सिंड्रोम अगर बाकी रीअपटेक इनहिबिटर्स और मोनोमर ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ करेंगे तो उसका भी आपको सीरोटोनिन सिंड्रोम। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपके SSRIs नहीं काम करे और आपने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालना है तो कम से कम 2 वीक्स का आपने बीच में गैप देना है। अगर कार्डिक टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका एंटीडोट अक्सर FCPS पार्ट 1 एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दैट इज़ द एंटीडोट। डोजिंग इनकी यूजुअली 75 से 150 मिलीग्राम और ये बेड टाइम देते हैं, ठीक है, क्योंकि अनलाइक SSRIs दे कॉज सिडेशन तो फिर बेड टाइम पे ही देते हैं। सो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एमिट्रिप्टालिन, इमीप्रामीन, क्लोमीप्रामीन यूज इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न्यूरोपैथिक, माइग्रेन हेडेक्स, एंटी हिस्टामीन इफेक्ट्स हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं, एंटी एड्रीनर्जिक इफेक्ट हैं, कैन कोज लीथल 3 Cs, कन्वर्जन्स, कोमाज एंड कार्डियक टॉक्सिसिटीज़। ट्रीटमेंट इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। स्टॉप SSRIs at least 2 weeks before starting TCA to prevent serotonin syndrome as I have discussed previously। अब हमारे पास ये 2 मेन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारे पास यही थी। अब कुछ एडिशनल ड्रग्स हैं, मैं आपको उनका भी बता देता हूँ। उसमें एक हमारे पास आती हैं सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, दैट आर वेनलाफ्लेक्सिन, वेनलाफिक्सिन एंड डुलोजिटीन, ठीक है, डुलोजिटीन एंड वेनलाफेक्सिन, ये भी दोनों को इनहिबिट करती हैं। इनका जो मेन बस आपको पता होना चाहिए कि जो वेनलाफ्लेक्सिन है इट इज़ एसोसिएटेड विद
डायास्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर कुछ ए टिपिकल ड्रग्स हैं। ए टिपिकल ड्रग्स में जो क्लासिकली एग्जामिनेशन में टेस्ट होती है, हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, दैट इज़ बुप्रोपियोन एंड मिर्टेज़िपिन। बुप्रोपियोन के लिए आपने सी वर्ड यूज़ करना है, बी के साथ वर्ड सी, क्योंकि इट इज़ यूज ऑल्सो यूज इन स्मोकिंग सीजेशन में भी यूज़ होते हैं, एंड जो है दे ऑल्सो डिक्रीज सीज़र थ्रेश होल्ड। ठीक है, तो सीज़र्स का जो, अगर सीज़र वाले पेशेंट हैं उनको नहीं देनी, क्योंकि सीज़र का चांस ये बढ़ा देते हैं। इस तरह जो आपके पास बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोज़ा के पेशेंट होते हैं, जो खाते पीते नहीं हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी हुई होती है, तो वो पहले ही प्रोन होते हैं टुवर्ड सीज़र, तो उनमें भी बुप्रोपियोन इज़ अवॉइडेड। मिर्टेज़िपिन इज़ एसोसिएटेड विद सिडेशन एंड वेट गेन। ठीक है, तो ये ए टिपिकल ड्रग्स हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है दैट इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, दे आर नॉट यूज नाउ। ये क्या करेंगे, जितने भी मोनोमाइंस है ना हमारे पास, नोरेपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन, उनकी डिग्रेडेशन नहीं होने देगी, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इनका मसला है कि जब इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो इसमें रिस्क होता है ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर आप इनके साथ चीज़ और वाइन के साथ देंगे ना, तो देयर इज़ रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर आप देते हैं चीज़ के साथ, वाइन के साथ, कोकेन साथ लेते हैं, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस और साथ सिडेशन, वेट गेन, बड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर नो लॉन्गर यूज्ड। ठीक है, तो मोनोमाइन ऑक्सी ये हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। दे इंक्लूड बुप्रोपियोन, मिर्टेज़िपिन, ट्रेजोडोन। बुप्रोपियोन डिक्रीजेज सीजर थ्रेश होल्ड, मिनिमम सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ईटिंग डिसऑर्डर एंड सीजर डिसऑर्डर्स, जिस तरह कि मैंने बताया। मिर्टेज़िपिन एसोसिएटेड विद वेट गेन एंड सिडेशन। सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, रीअपटेक मैंने बताया था, विलाफ्लेक्सिन एंड डुलोजिटीन है, और विलाफ्लेक्सिन इज एसोसिएटेड विद डायास्टोलिक हाइपरटेंशन। फिर मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, मैंने कहा दे आर नो लॉन्गर यूज, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है विद हाई टायरामिन फूड, सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन एंड वेट गेन। तो इस स्टेज पे आपको सारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का आइडिया हो गया कि सबसे पहले तो आपने पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी है, मरीज को बीमारी के बारे में बताना, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताना, फॉलोअप के बारे में बताना, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बताना है। ड्रग्स में हमने बात की कि प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग इज SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। बाकी ड्रग्स आर रेयरली यूज्ड और सेकंड लाइन ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एटिपिकल और सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं। अब पेशेंट आपके पास आया डिप्रेशन का, अब इसकी किस तरह से मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होगा मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट एल्गोरिदम यही है कि जब आपके पास पेशेंट आया तो आपने अपनी प्रोफाउंड हिस्ट्री ली, आपने देखा कि आया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फिल हो रहा है कि नहीं, दैट वाज के सिग ई कैप्स के ग्रेटर देन और मोर 5 और मोर देन 5 सिम्टम्स और मोर देन 2 वीक्स विद एनहिडोनिया। ठीक है, अगर क्राइटेरिया फिल हो रहा था, आपने डिफरेंशियल्स को रूल आउट किया, चेक किया कोई स्पेसिफिक टाइप तो नहीं एग्जिस्ट करती, सीजनल या कोई साइकोटिक सिम्टम्स तो नहीं है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं है, एटिपिकल तो नहीं है, सुसाइड का रिस्क तो नहीं है। आपने एक दफ़ा एग्जामिनेशन पे मेंटल स्टेट उसकी एग्जामिन कर ली। ठीक है, आपने देख लिया कि और कोई जो है मूड, थॉट, साइकोसिस वाले सिम्टम्स तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस की नीड नहीं थी। तो जब आपने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया, तो ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि साइकोथेरेपी सारी करने के बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब जो ट्रीटमेंट है उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर SSRI, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई यूजुअली स्टार्ट विद एसिटेलोप्रेम। ठीक है, टैबलेट सिटान्यू 10 मिलीग्राम। अब जब आपने SSRI स्टार्ट की है ना, तो आपने क्या करना है, 2 हफ्ते के बाद 2 वीक्स फॉलोअप पे रखना है। ठीक है, 2 वीक्स फॉलोअप पे SSRI आपने स्टार्ट की और 2 वीक्स फॉलोअप पे रखना है। जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उसके सिम्टम्स देखने के, आया कि सिम्टम्स बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए, और दूसरी बात ये कि जो है पेशेंट को जो आपने ड्रग्स दी हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो जो आपकी इनिशियल असेसमेंट होगी, जिसके रिस्पॉन्स असेसमेंट, वो आपकी होगी एट 6th वीक। ठीक है, लाइक आफ्टर 6 वीक्स या 1.5 माह बाद आप उस पर कमेंट करोगे कि पेशेंट आया कि रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो जब आपने ऐसे सारे स्टार्ट की 2 वीक्स फॉलोअप पे रखा, अब 1.5 माह बाद आपने उसको 3 कैटेगरी में करना है। अगर तो गुड रिस्पॉन्स आ रहा है तो गुड रिस्पॉन्स का मतलब है कि कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, और उसी तरह फॉलोअप रख के अब आपने 1.5 माह बाद दोबारा, मतलब ये CMDT की लेटेस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस है, 12th वीक पे अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 3 मंथ्स बाद दोबारा चेक करना है। और अगर दोबारा भी जो है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो फिर आपने 1 साल तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। और फिर आगे मैं बताता हूँ कि अगर ट्रीटमेंट जारी रखना है कि किस तरह से स्टॉप करना है, ठीक है। अभी ये कि कंटिन्यू ट्रीटमेंट, अगर किसी भी स्टेज पे रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट है, अगर रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डोज बढ़ा लो या फिर आप ड्रग चेंज कर लो। अगर डोज बढ़ाने और ड्रग चेंज करने से भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो ऑलवेज रेफर टूवर्ड्स एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट, ठीक है। फिर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका ये केस नहीं बनता। तो बड़ा इजी वे में मैंने आपको एल्गोरिदम समझा दिया कि आपने ऐसे सारे साइकोथेरेपी के साथ 2 वीक्स फॉलोअप पे रखना है, आपने सिम्टम्स देखने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं। जो पहली रिस्पॉन्स असेसमेंट आप कर रहे हो 1.5 माह बाद और 3 माह बाद, ठीक है। आफ्टर 6th वीक एंड 12th वीक पे आपने 1.5 माह बाद और 3 माह बाद आपने उसको करने के रिस्पॉन्स आया कि नहीं है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, और अगर किसी भी स्टेज पे रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट आ रहा है तो ड्रग को चेंज करो और डोज को बढ़ाओ। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो। अगली बात ये कि ठीक है आपने ऐसे सारे स्टार्ट करवा दी, साइकोथेरेपी कर दी, भाई ट्रीटमेंट देना कितनी ड्यूरेशन के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अब होता क्या है कि अक्सर घर में ही साइकेट्री की मेडिसिन लेते हैं, पेशेंट खुद ही छोड़ देते हैं बीच में, फिर रिलैप्सेस होते हैं, ठीक है। और रिलैप्सेस के केस में हो सकता है उसको लाइफ लॉन्ग बाद में आपको एंटी डिप्रेसेंट पर डालना पड़े। तो इसलिए एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने किस तरह से इस केस को लेके चलना है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपका क्या होना चाहिए। तो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर तो अभी 3 शर्तें मैं बता रहा हूँ, अगर तो 3 से ज़्यादा एपिसोड्स या रिलैप्सेस हो चुके हैं, या फिर 2 से ज़्यादा एपिसोड्स 2 एपिसोड्स हुए हैं और एज 40 से ज़्यादा है, या एक ही एपिसोड अभी तक हुआ है लेकिन एज बेचारे की 20 से कम या फिर 50 से ज़्यादा है, जो कि एटिपिकल एज बन गई ना। एक ही एपिसोड लेकिन एज 20 से कम थी या 50 से ज़्यादा थी, या 2 एपिसोड और एज 40 से ज़्यादा थी, या फिर 3 एपिसोड। तो ये वो 3 कंडीशंस हैं जिसमें आपको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होनी तो आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे 10 मिलीग्राम है उससे 5 मिलीग्राम डोज करोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन वीक्स टेपर ऑफ कर दोगे। तो CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हर 2 हफ्ते बाद बुलाया, सिम्टम्स देके साइड इफेक्ट असेस किया। जो पहला आपने रिस्पॉन्स असेस किया वो आपने 6th वीक पे किया, देखा क्या है कि बेटर हुआ है कि नॉट बेटर एट ऑल। अगर बेटर हुआ है तो कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, और जो दूसरा फॉलोअप है वो आपने 12th वीक पे किया, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बेहतर नहीं हो रहा तो यू विल चेंज ट्रीटमेंट और एडजस्ट डोज, और अगर उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो रेफर और कंसल्ट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। So this is all about the management algorithm of when clinical improvement seen medicine is continued for 12 month। अब ये कि अगर एपिसोड पहला 20 साल से पहले आया या फिर 50 साल के बाद 2 एपिसोड एज 40 से ज़्यादा, या फिर अगर 3 एपिसोड किसी भी एज पे, तो वही कि कंटिन्यू फुल डोज हमेशा के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी तो टेपर करेंगे आफ्टर सेवरल वीक्स और फिर उसको ख़त्म कर देंगे। अगर एक रेजिस्टेंट डिप्रेशन है जो कि इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी को भी, तो उसके लिए वी हैव अ ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसकी इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन एक तो ये कि रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, रेजिस्टेंट डिप्रेशन जो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, या ऐसा डिप्रेशन जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी है, कुछ खाना पीना ही उसने छोड़ दिया है, ठीक है, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया और सुसाइडल टेंडेंसी, या ऐसा डिप्रेशन जिसमें साथ साइकोसिस बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर बाइपोलर ऐसा जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अगर एलिवेटेड और लो मूड जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डिप्रेस मूड विद साइकोसिस जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डिप्रेशन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया है, सुसाइडल टेंडेंसी, तो देन वी गो फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, ऑब्वियसली आपने बिजली का झटका देना है जिससे सीजर होना है,
तो कॉस्मेटिक रिस्क होता है, तो ये आपने पहले पेशेंट से शेयर कर लेना है। फिर अगर रिलेटिवली है कि अगर पास्ट में कभी हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हुआ है ना, तो उस केस में थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रोसीजर क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो, पहले पेशेंट को बेहोश करते हो, इलेक्ट्रिक शॉक दे के सीजर इंड्यूस करते हो, ठीक है। अब पूरे हफ्ते में आप 2 से 3 सेशन करते हो, 2 to 3 सेशंस पर वीक, और टोटल आप 6 से 12 सेशंस करते हैं, ठीक है। रिस्क क्या होता है कि जब आपने बिजली के झटके देने तो हो सकता है कि एंट्रोग्रेड अमनीजिया हो जाए, उसके बाद मेमोरी बनना बंद हो जाए, पेशेंट को नई चीज़ें याद ना आ रही हों, या फिर एरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। Small electric current is used to produce a seizure under anesthesia. Safe and highly effective treatment for severe depression. Usually requires 2 to 3 treatments per week for a total of 6 to 12 treatments, ठीक है। इंडिकेशन मैं बता दी हैं, रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, नीड फॉर रैपिड इम्प्रूवमेंट, जब जैसा कि सुसाइड है, कुछ खा पी नहीं रहा, या बाइपोलर और मेनिया है। नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। रिलेटिव में मैंने बताया एमआई, स्ट्रोक या फिर एस्थेटिक रिस्क है। एडवर्स इफेक्ट्स में मैंने बताया कि एंटोग्रेड एमनीजिया हो सकता है, रिदमियाज हो सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, हमारे पास एक दो और हैं जो कि लेटेस्ट हैं मेथड्स, दैट आर ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीम्स और वेगस नर्व स्टिमुलेशन। तो इसके भी स्पेशल आपके पास टेक्नीशियंस होते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट डिप्रेशन। Transcranial magnetic stimulation and vagus nerve stimulation. So this is all about the management of depression.